गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संतुलित विकास एवं असंतुलित विकास। अर्थविकसित देश जितने भी हैं वह सभी विकास करना चाहते हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया किस तरीके की होनी चाहिए यह उनके लिए एक समस्या बन जाती है। इसी को हम आज यहाँ पे देखेंगे कि विकास का क्या संतुलित पथ सही रहता है या असंतुलित विकास की पद्धति ज़्यादा सही रहती है। जहां संतुलित विकास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की तरफ एक साथ विकास की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहीं असंतुलित विकास प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ना देखकर कुछ एक क्षेत्रों की तरफ विकास की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। बाद में वहाँ जिन क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को अपना लिया जाता है, उसके बाद में अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। तो कुछ अर्थशास्त्री संतुलित विकास पद्धति को अपनाने का फेवर करते हैं अर्धविकसित देशों के लिए, और कुछ अर्थशास्त्री असंतुलित विकास पद्धति को अपनाने की सलाह देते हैं। इसी को हमें आज यहाँ पढ़ना है। क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है संतुलित विकास पथ के समर्थक कौन से हैं, और उनकी जो ये संतुलित विकास प्रक्रिया है वो किस तरीके से अपनाई जाती है। या आपसे असंतुलित विकास के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इनके समर्थक कौन हैं, और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके छोटे प्रश्नों में भी बन सकता है जब इनमें अंतर के बारे में पूछा जाएगा, और बड़े प्रश्नों में ये अपने आप में पूरा का पूरा आपके 20 नंबर को कवर करते हैं। तो आपको ये ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को सुनना है और ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना भी है। संतुलित विकास पद्धति की अगर हम बात करें तो इसके जो समर्थक हैं वह हैं प्रोफेसर रागनर नट्से, रॉजेस्टिन रोडान, आर्थर लुइस, मेयर एंड बॉल्डविन तथा एलन यंग। इन्होंने अर्थविकसित देशों के लिए जो विकास की प्रक्रिया है उसमें संतुलित विकास पद्धति को अपनाने पर जोर दिया है। अब संतुलित विकास का आप अर्थ देखिए। संतुलित विकास होता क्या है? संतुलित विकास का अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों यानी अगर मान लीजिए कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, दूरसंचार क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है ना, विभिन्न क्षेत्रों का समान रूप से विकास करने से है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इन सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जाना करना ही संतुलित विकास कहलाता है। जहाँ कुछ अर्थशास्त्री उपभोक्ता उद्योगों एवं पूंजीगत उद्योगों में समान विकास को संतुलित विकास कहते हैं, वहीं किंडल बर्जर निर्माणकारी उद्योगों एवं कृषि उद्योगों के समान विकास को संतुलित विकास मानते हैं। इस प्रकार कृषि एवं उद्योग, घरेलू क्षेत्र एवं निर्यात क्षेत्र तथा सामाजिक एवं सेवा उद्योग आदि सब क्षेत्रों में समान दर से विकास करने को संतुलित विकास कहा जाता है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं निम्न है, आप देख लीजिए यहाँ परिभाषाओं को। जैसे कि अलख घोष, इनके अनुसार संतुलित विकास के साथ नियोजन का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक ही अनुपात में विकास करने से है, जिससे उपभोग, विनियोग और आय एक ही दर से बढ़े। ठीक है, इसी प्रकार से रेडावे के शब्दों में संतुलित विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित करना है। अब विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से संतुलन स्थापित करना है, यहाँ पर आप अंग देखिए, विभिन्न अंग जैसे उपभोग एवं उत्पादन, ठीक है, उपभोग एवं पूंजीगत वस्तु उद्योग। इसी प्रकार से उत्पादन प्रणाली में संतुलन प्राप्त करना है ताकि एक और कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं अनिवार्य सेवाओं और दूसरी ओर औद्योगिक आवश्यकताओं में संतुलन कायम रह सके। इसी प्रकार से लुइस की परिभाषा आप देखिए। संतुलित विकास का अभिप्राय विकास योजनाओं में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का, ठीक है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ पर जैसा कि मैं कहती हूँ प्राथमिक क्षेत्र आ गया, फिर आ गया द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यहाँ पर एक साथ विकास करने से, ताकि इस विकास से क्या होगा, ताकि कृषि एवं उद्योग, उपभोग उद्योग एवं पूंजीगत उद्योग, घरेलू उपभोग तथा निर्यात आदि सभी क्षेत्रों के उत्पादन के बीच उचित संतुलन कायम किया जा सके। इसी प्रकार से यूएनओ की परिभाषा आप देखिए यहाँ पे। संतुलित विकास का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, उच्च कोटि का विनियोग तथा उत्पादन शक्ति के सर्वांगीण विकास एवं साम्य से है। अभी हम इन सभी परिभाषाओं को अगर देखते हैं तो इन परिभाषाओं का अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं उससे हमें पता चलता है कि
संतुलित विकास पद्धति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का, ठीक है, सभी क्षेत्रों का संतुलित रूप से एक साथ व पूर्ण समन्वय से विकास किया जाता है। हाँ, ठीक है। ये विकास कार्यक्रम इस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है कि ना तो किसी क्षेत्र में बिना बिका माल पड़ा रहे और ना ही किसी क्षेत्र में उत्पादन की कमी रहे। यानी कि संतुलित विकास पद्धति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास करना है ताकि एक क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है वह दूसरे क्षेत्र के लिए मांग बन जाए। इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्र में किसी कोई मांग हो रही है तो पहले क्षेत्र का उत्पादन उसके लिए पूर्ति का काम कर सके। यानी सभी क्षेत्रों में एक साथ जो मांग और पूर्ति की जो समस्या उत्पन्न हो रही है वह समस्याओं का सॉल्यूशन निकल सके। इस वजह से इस तरीके से संतुलित विकास किया जाता है। संतुलित विकास का अगर हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो इस अवधारणा का उदय मांग एवं पूर्ति पक्षों से हुआ है। ठीक है, पूर्ति पक्ष में संतुलित विकास की अवधारणा क्या बताती है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों को एक साथ व पूर्ण समन्वय से विकसित करना चाहिए ताकि कृषि उद्योग, परिवहन व सेवा आदि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो। मांग पक्ष की ओर ध्यान दीजिए कि मांग पक्ष की ओर संतुलित विकास की अवधारणा स्पष्ट करती है कि बहुत से उद्योगों को एक साथ विकसित करना चाहिए ताकि सभी एक दूसरे की वस्तुओं के ग्राहक बन सके और सभी उत्पादन इकाइयों का माल बिकता रहे। नर्से के शब्दों में अधिकतर उद्योग जो वृहद उपभोगों के लिए उत्पादन करते हैं पूरक उद्योग होते हैं तथा वे एक दूसरे के लिए बाजार उपलब्ध करते हैं एवं एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से रडनर नेट्से की परिभाषा है, यद्यपि संतुलित विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले पहले जो अर्थशास्त्री रहे हैं वह फ्रेडरिक लिस्ट थे, किंतु वर्तमान में आप देखिए वर्तमान में रडनर नट्से को संतुलित विकास का प्रवर्तक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि संतुलित विकास के प्रवर्तक कौन है तो आपको इसका उत्तर देना है कि नट्से इसके प्रवर्तक कहलाते हैं संतुलित विकास के। ठीक है, इनका कहना है संतुलित विकास का मामला संतुलित आहार की आवश्यकता पर आश्रित है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार होना जरूरी है, इसी प्रकार से इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए भी संतुलित विकास जरूरी होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था में अर्धविकसित देश जो कि निर्धनता के चक्र में फंसे हुए हैं इसको तोड़ा जा सकेगा, कृषि एवं उद्योगों में संतुलन स्थापित हो सकेगा, आर्थिक एवं सामाजिक ऊपरी पूंजी का विकास हो सकेगा, पूंजी की भौतिक उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसी प्रकार से हिट्स की ने विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि संतुलित विकास पद्धति में अर्थव्यवस्था के सक्रिय क्षेत्रों को आगे बढ़ने से रोक लिया जाता है, ठीक है, एवं निष्क्रिय कम सक्रिय क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार संतुलित विकास पद्धति से अर्थव्यवस्था के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके उन्हें सक्रिय क्षेत्रों के बराबर लाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सक्रिय क्षेत्र, अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र, मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में आपने विकास की प्रक्रिया बहुत आगे हो चुकी है तो संतुलित विकास में आपकी बार ऐसा नहीं होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में ही आप ज़्यादा अपने संसाधनों को लगाएंगे। अब प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय सभी क्षेत्रों में आप समान रूप से अपने संसाधनों को लगाएंगे ताकि विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इसी प्रकार से मेयर और बॉल्डविन की परिभाषा देखिए आप, संतुलित विकास के लिए विनियोग केवल उन्नत क्षेत्रों में न करके पिछड़े क्षेत्रों में किया जाता है ताकि सब क्षेत्रों को एक साथ बढ़ाया जा सके। यह विनियोजन प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक होता है। इससे प्रत्येक क्षेत्र में बने माल की बिक्री हो जाती है और किसी के माल का भंडारण नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अगर मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में कुछ भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, ये उत्पादन द्वितीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगी, द्वितीय क्षेत्र के लिए उनकी मांग बन जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र जो भी उत्पादन कर रहा है वे प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के लिए मांग बन जाएगी। इसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र जो भी उत्पादन करेगा वे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए मांग बन जाएगी। तो यानी ना तो अति उत्पादन की समस्या रहेगी, न ही मांग में कमी की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर हम संतुलित विकास के परिभाषा को समझ लिए हैं
तो अब हम इसका महत्व या हम कहें इसके लाभ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि इसके लाभ को बताया गया है, आर्थिक दुष्चक्रों को खंडित करने में ये मदद करता है, क्योंकि संतुलित विकास में हम क्या है, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों तरीके से चलते हैं। अब मांग पक्ष दुष्चक्र को कैसे तोड़ता है? मांग पक्ष के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों में एक साथ समन्वयपूर्ण विनियोजन करने से उद्योगों के विकास के फलस्वरूप लोगों को रोजगार और आय प्राप्त होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। पूर्ति पक्ष क्या करता है? पूर्ति पक्ष के दुष्चक्र को तोड़ने में भी संतुलित विकास उपयोगी होता है। कैसे? क्योंकि विभिन्न उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि के द्वारा कुल पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे मांग की पूर्ति संभव होती है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट देखिए, कृषि एवं उद्योगों का एक साथ विकास होता है। इसमें हम क्या करते हैं, चूंकि सभी उद्योगों में एक साथ विकास करते हैं, तो कृषि के अंतर्गत कुछ भी अतिरिक्त उत्पादन होता है उद्योगों में चला जाता है, उद्योगों की मांग बन जाता है। इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है वह कृषि क्षेत्र के लिए मांग बन जाता है। इस प्रकार संतुलित विकास में कहीं भी अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार से सर्वांगीण विकास एवं आत्मनिर्भरता। नटसे के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों का एक साथ विकास होता है, तो सामाजिक और आर्थिक पूंजीगत व्यय से शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा परिवहन सेवाओं का भी विकास किया जाता है। इस सर्वांगीण विकास से एक क्षेत्र की पूर्ति दूसरे क्षेत्र की मांग और दूसरे क्षेत्र की पूर्ति तीसरे क्षेत्र की मांग बनने से यह क्रम निरंतर चलता रहता है, जिससे अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा कैसे? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट प्राथमिक क्षेत्र में पैसा दे रही है, द्वितीयक में दे रही है, तृतीयक में दे रही है, तो ये तो सीधी सी बात है, इन सबके साथ में जब इनमें पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, तो इनकी जो मांग है, जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र में पैसा लगाती है, तो कृषि क्षेत्र की जो को यूरिया चाहिए, इसके अलावा खाद चाहिए, इसके अलावा बीज चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इन सब में भी पैसा लगेगा। इसी प्रकार से उद्योगों में अगर जब पैसा लगाती है, तो बिजली की मांग होगी, ट्रांसपोर्ट की मांग होगी, कच्चे माल की मांग होगी, तो इनमें भी विकास होगा। तो यानी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होगा, तो आत्मनिर्भरता भी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से रोजगार में वृद्धि। कृषि, उद्योग व अन्य सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास से रोजगार अवसरों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। रोडान के अनुसार संतुलित विकास में श्रम गहन तकनीक अपनाने पर अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि नटसे के अनुसार संतुलित विकास से कृषि की अनावश्यक जनसंख्या को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट है जोखिम में कमी। रोडान के अनुसार संतुलित विकास पद्धति में जब श्रम गहन तकनीक अपनाने पर रोजगार में वृद्धि से जनता की क्रय शक्ति बढ़ती है, और तो वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण माल जमा होने की जोखिम कम हो जाती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में स्थिरता। लुइस का मानना है कि संतुलित विकास के अंतर्गत भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य ना तो बहुत नीचे और ना बहुत ऊंचे रहते हैं। इससे मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव नहीं होने से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट है अतिरिक्त बाहरी मित्तीय व्यवस्थाओं का अभाव। संतुलित विकास के अंतर्गत जब विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तो उसके कारण आंतरिक एवं बाहरी मित्तीय व्यवस्थाओं का लाभ मिलता है, क्योंकि प्रत्येक उद्योग में लगे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। वस्तुओं का उत्पादन लागत व विक्रय लागत घटती है और उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। नेक्स्ट है सस्ती व्यापार, संतुलित व्यापार। लुइस के अनुसार संतुलित विकास के फलस्वरूप देश के आयात निर्यात में संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है अधिक निवेश के लिए प्रेरणा। सिंगर का मत है कि संतुलित विकास पद्धति से बाजार संबंधी कठिनाइयां दूर होकर विकास की बाधाएं मिटती हैं और अधिक लाभदायक उद्योगों की स्थापना होने से अधिक विनियोजन के लिए स्वस्थ वातावरण एवं प्रेरणा मिलती है, जिससे तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अब संतुलित विकास के नेक्स्ट है सामाजिक लाभों में वृद्धि। संतुलित विकास पद्धति अपनाने से निजी लाभ के साथ साथ सामाजिक लाभ भी बढ़ते हैं। रोडान का मत है कि एक साथ कई क्षेत्रों में निवेश होने से निजी क्षेत्र का लाभ कुछ कम होने के बावजूद सामाजिक लाभ बढ़ जाते हैं। संतुलित विकास पद्धति
का मार्ग तभी प्रशस्त होता है जबकि निम्नलिखित शर्त हो जाए। वह शर्त कौन सी है? आप यहाँ देखिए, प्रोफेसर पीगू है यहाँ पर, ने संतुलित विकास की सफलता के लिए 3 शर्तें बताई हैं। 3 शर्तें कौन सी हैं? देश में कुल उत्पादन एवं कुल रोजगार में वृद्धि हो और उनके स्तर में न्यूनतम उतार चढ़ाव तथा देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में न्यूनतम विषमताएं हो। नेक्स्ट, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में संघर्ष न्यूनतम हो। ये सफलता की शर्तें हैं संतुलित विकास की। अब संतुलित विकास के हम आलोचनाओं की बात करते हैं, तो इनकी आलोचनाएं किसने की है? हर्षमैन, सिंगर और किंडल बर्जर ने की है। ये आलोचनाएं आप देखिए, अल्प विकसित देशों के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। क्यों? क्योंकि अल्प विकसित देशों में वैसे ही संसाधन बहुत कम होते हैं। ऐसे में अगर आप सभी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे तो उनमें संसाधन लगाएंगे, तो वो संसाधन सभी क्षेत्रों में नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर संसाधन ज़्यादा होते तो ये समस्या ही नहीं होती। समस्या कब आती है? जब संसाधन ज़्यादा है नहीं, ठीक है, और सभी और कुछ हित क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं और कुछ हित क्षेत्र आगे बढ़े हुए हैं। तो अब जब आप संतुलित विकास की प्रक्रिया अपनाते हो तो सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करोगे, तो लेकिन आपके पास तो संसाधन है ही नहीं अर्धविकसित देशों में, तो वहां पर ये है जो सिद्धांत है, ये क्या होता है? ये है वहां पर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्धविकसित देशों में तो उन क्षेत्रों में संसाधन लगाना ज़्यादा जरूरी है जहाँ पर संसाधन बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं या जहाँ पर विकास ही नहीं हुआ है, बिल्कुल शून्य है जहाँ पर विकास, तो उन क्षेत्रों में लगाना तो जायज कहलाता है। लेकिन जहाँ पहले ही ऑलरेडी विकास हो चुका है, अगर आप उनमें भी पैसा लगाते हो, संसाधन लगाते हो, तो चूंकि संसाधन तो पहले से ही कम है, तो विकास की प्रक्रिया तो अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, सिंगर की परिभाषा देखिए, संतुलित विकास की नीति अपनाने के लिए साधनों की आवश्यकता इतनी अधिक होती है कि अर्धविकसित देश उन्हें जुटा नहीं सकते। नेक्स्ट है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिकूल है। इस पद्धति के अपनाने से देश को विशिष्टीकरण के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। देखिए, हम क्या मानते हैं विशिष्टीकरण की पद्धति में? हम क्या मानते हैं कि जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण है या जिस वस्तु का उत्पादन सस्ते दर से कर सकता है, जिसमें लागत कल तुलनात्मक रूप से कम होती है, उस देश को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि भारत में गेहूं का उत्पादन सस्ता होता है, तो भारत में बजाय संतुलित विकास में तो हम ये मानेंगे कि गेहूं का भी करें, चावल का करें, मूंगफली का करें, आप बाजरा करो, तिल करो, सभी का उत्पादन करो। भाई, संतुलित विकास तो यही कहता है। लेकिन विशिष्टीकरण की नीति क्या कहती है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि किसी देश को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसके उत्पादन में उसकी लागत कम से कम हो, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की स्थिति प्राप्त कर सके और दूसरे देशों से उन वस्तुओं को की मांग कर सके जिस वस्तु का उत्पादन उसके खुद के देश में, उस देश में परेशानी वाला हो या लागत ज़्यादा बढ़ाता हो। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, विशिष्टीकरण का जो हम मानक मानते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत में, वह मानक यहाँ फेल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर अनसक्सेसफुल माना जाता है कि ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट है, अमितव्ययताओं को बढ़ावा मिलता है। संतुलित विकास को अपनाने से उपभोग उद्योग एवं उत्पाद उद्योगों में साधनों की कमी के कारण उनमें साधनों के लिए परस्पर कट्टर प्रतिस्पर्धा से अमितव्ययताओं का सृजन होता है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत संतुलित विकास पद्धति को अगर आप देखें तो औद्योगिक क्रांति से आज तक किसी भी पश्चिमी राष्ट्र ने संतुलित विकास पद्धति को अपनाया ही नहीं है। प्रत्येक देश क्या करता है कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को ही प्राथमिकता देकर चलता है। जैसा कि हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, आप देखिए, इटली वाइन के प्रोडक्शन में ही बहुत अच्छा है, स्विट्जरलैंड चॉकलेट प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सभी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भेड़ उत्पादन के लिए और ऊन उत्पादन के लिए ज़्यादा माना जाता है। तो ये देश क्या करते हैं, विशिष्टीकरण की राह पर चल रहे हैं। ठीक है, और फिर उसी से अपना विकास कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है। संतुलित विकास पद्धति को राजनीतिक दृष्टि से भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी सफलता के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में नियोजन से साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट है, अव्यावहारिक पद्धति। संतुलित विकास पद्धति अव्यावहारिक है।
अर्थव्यवस्था सदैव असाम्य की स्थिति से साम्य की ओर जाती है और इसी से विकास होता है। इसी प्रकार ली फू चून ने कहा है, विकास एक असंतुलन की अवस्था से दूसरी असंतुलन की अवस्था में पहुंचने से होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करना कठिन है। संतुलित विकास पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अपनाया जा सकता है, इसलिए एक राष्ट्र के लिए अकेले ही संतुलित विकास नीति का अनुसरण लाभदायक नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए, अगर कोई देश ये कहता है कि संतुलित विकास पद्धति को अपनाकर वह सभी क्षेत्रों में अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में फिर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो करेगा ही नहीं, क्योंकि सभी वस्तुओं का उत्पादन वो खुद ही कर लेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर क्या होगा, न्यून हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन, श्रम विशिष्टीकरण के लाभ नहीं मिल पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत भी लागू नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या है कि लागत अधिक होगी उत्पादन करने की, है ना, लागत अधिक आएगी। अब अगर मान लीजिए, आप ये देखिए कि कुछ एक देशों में आप भी देखते हैं कि कुछ एक देश पर्टिकुलर प्रोडक्शन करते हैं किसी वस्तु का, है ना। जैसे भूमध्य सागरीय देशों में खट्टे फलों का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ के वायुमंडल, वहाँ की जलवायु अलग है। अगर वो देश मान लीजिए गेहूं का भी उत्पादन करता है और दूसरी चीजों का भी उत्पादन करता है, तो इनके उत्पादन में उनकी क्या है, कॉस्ट ज्यादा आएगी। और ये कॉस्ट कहीं ना कहीं उस वस्तु की कीमत को बढ़ा देगी। कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ताओं के लिए वो वस्तु की कीमत ज्यादा होना अपने आप में नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विकास की ऊंची लागतें होंगी। संतुलित विकास पद्धति अपनाने में विकास के लिए पिछड़े देशों में साधनों की कमी और उनकी बढ़ती मांग से विकास की मौद्रिक एवं वास्तविक लागतों में वृद्धि होगी और योजनाओं की सफलता कठिन होगी। नेक्स्ट है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में अनुपयुक्त। सिंगर का मत है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये अनुपयुक्त है, क्योंकि ऐसा करना अर्थविकसित देश की अर्थव्यवस्था की क्षमता से परे होता है। निष्कर्ष की बात करें, उपयुक्त आलोचनाओं को मद्देनजर रखते हुए यह निष्कर्ष निकालना उपयुक्त है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में अर्धविकसित देशों में पूंजीगत साधनों, कुशल श्रमिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों की नितांत कमी रहती है और उनमें संतुलित विकास के लिए बड़े पैमाने पर साधनों की मांग की पूर्ति करना लगभग असंभव होता है, जिससे विकास की संभावनाएं घट जाती है और आयोजन की सफलता कठिन रहती है। देखिए, अर्धविकसित देश क्यों अर्धविकसित है, इसका रीजन यही है कि वहाँ साधन कम है। अच्छा, साधन कम है, इसके अलावा अज्ञात है, साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। अब ऐसे में अगर आप संतुलित विकास की नीति पर चलेंगे तो आपको सभी क्षेत्रों को एक साथ साधनों को अलोकेट करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि साधन चूंकि कम है, उनको फिर अलोकेट भी करना है और उनका बहुत अच्छा उपयोग भी करना है, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संतुलित विकास पद्धति को अपनाना कहीं ना कहीं अर्धविकसित देश के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि साधन वहाँ ऑलरेडी कम है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।